सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय एक बहादुर कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर कहानी। सबसे पहले हम लोग कहानी पंक्ति दर पंक्ति पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जानें, जैसे वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानें। सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें ये बोला गया है कि जो कुछ गरीब लोग लड़के बच्चे बच्चियां होते हैं वो छोटे-छोटे जगहों पे काम करते हैं, जैसे चाय की दुकान हुई या छोटे कारखानों पे होते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग जो हैं आपके घर के आस-पास भी चाय की दुकानों में काम करते होंगे या फिर कचरा चुनने का भी काम करते हैं। अब इस कहानी में जो है एक लड़का जिसका नाम बहादुर है, छोटा बच्चा है, वो अपने घर से भागकर जाता है शहर नौकरी करने के लिए। वो अपना काम जो है पूरा ईमानदारी और लगन से करता है। फिर वो एक दिन अचानक भाग भी जाता है घर से और भागता क्यों है, ये इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए इस कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। आपकी सहायता के लिए कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ हास्य पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या कहानी है, कैसे है, और जिसका भी कठिन शब्द है उसका जितना भी जो अर्थ है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा इसी का अर्थ दिया हुआ है। अगर आपको इस कहानी में कोई भी ऐसा शब्द जो समझ में नहीं आता हो, वो कहानी के हास्य पे दिया हुआ है। ये रहा, सबका जितना भी कठिन शब्द है सबका यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बहादुर। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिंगना चकिट्ठा शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर आदि बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को, जिससे ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब इस लाइन में कहा जा रहा है, अभी जो बात जो कह रहे हैं ना, कहानी जो सुना रहे हैं, वो इस कहानी के लेखक हैं। और वहां पे एक जो वाचक बने हुए हैं वो इस घर के भी मालिक है, सबसे हेड है। तो वही कहानी बता रहे हैं कि क्या हुआ। वो बता रहे हैं कि मैं अचानक से ना बहुत गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को होना चाहिए था जिस पर भारी दायित्व दायित्व आ जाता है। मतलब घर का काम का सारा बोझ एक आदमी पर आ जाता है। वो कैसे गंभीर हो जाता है, उसी तरह वो बोल रहे हैं, उस तरह मुझे भी गंभीर हो जाना चाहिए था। वो लड़का जो था सामने खड़ा था, कौन खड़ा था? बहादुर। वो आंखों जो वो है बुरी तरह मलका रहा था। उसका उम्र है 12 से 13 वर्ष। ठिगना है, चकेट्टा शरीर है उसका, गोरा रंग है और चपटा मुंह है। अब उसका जो है शरीर कैसा है? ठिगना है, चकेट्टा है, गोरा रंग है, चपटा मुंह है। और वो कितना साल का है? 12-13 साल का। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। वो जो है सफेद नेकर पहने हुआ था और आधा वहां का सफेद कमीज पहना हुआ था और भूरा रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। वो यही कपड़ा पहने हुआ था।
और गले में उसको जो था एक स्काउट की तरह रुमाल बंधा था और उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। उसको घेर कर बहादुर को घेर कर सारे परिवार वाले लोग जो थे बहादुर को घेर कर खड़े थे। और जो निर्मला थी, अब निर्मला कौन है? निर्मला जो है, जो ये कहानी सुना रहे ये उनकी पत्नी है। उनका नाम निर्मला है। वो चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती है तो कभी मुझको यानी जो ये कहानी सुना रहे वाचक को, और अपने भाई को। अपने भाई को क्यों देखती है? क्योंकि वो जो नौकर था, जो लड़का लेके आया था, इसको लेके नौकर जो लेके आया था, बहादुर जिसका नाम है, वो उसका भाई लेके आया था। और यहाँ पे लिखा क्या गया है लास्ट में, निश्चय ही वो पंच के बराबर हुई थी। मतलब वो पंच की तरह जज कर रही थी सबको, इसलिए यहाँ पे वो लिखा गया है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। क्या गए थे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। मतलब उस निर्मला जो है, निर्मला का जो है भाई ही उसको लेके आया था। इसलिए वो अपने भाई को देखती है तो कभी अपने पति को। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभी रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माया जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। अब जो है, नौकर का बोल रहे कि रखना बहुत कारणों की वजह से जरूर हो गया था। अब क्यों हो गया था? क्योंकि जो जो कहानी ये सुना रहा है वो बोल रहा है उसके भाई और जो रिश्तेदार है सब लोग अच्छे ओहदे पे थे। ओहदे पे तो होता है कि पद पे थे। तो वो अच्छे पद पे थे तो उनके यहाँ भी नौकर था। अब वो अपनी बहन की शादी में गए थे तो वहां पे नौकर का सुख देखे देखे थे। और जो उनकी जो भाभी थी, दोनों भाभी जो थी, वो भी रानी की तरह घर पे बैठ के तिरपाई तोड़ती थी। अब यहाँ पे तिरपाइयाँ तोड़ती थी मतलब होता है कि बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर देना, काम कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना और आए लोगों से बात करना, सही कर देना। वही बात यहाँ पे बताया गया कि चारपाइयाँ तोड़ती थी बैठकर। अब जो है निर्मला जो है, इनकी पत्नी, जो कहानी सुना रही है, उनकी पत्नी, वो भी उनको रात तक खटना पड़ता था क्योंकि उनके घर में नौकर नहीं था। तो वो जो ईर्ष्या से जल गए। अब कौन जल गए? जो ये कहानी सुना रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो नौकरी पे वापस गए, जो ये कहानी सुना रहे हैं वो। अब जो निर्मला उनकी पत्नी, दोनों टाइम में यानी सुबह शाम दोनों समय वो नौकर के बारे में माया जपने लगी। मतलब रट लगाने लगी कि हमको भी नौकर चाहिए, मतलब चाहिए। अब ये बताया वहां पर अगले लाइन में लिखा गया है कि इसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। अब ये कौन बोल रहे हैं? तो ये कहानी सुना रहे हैं। मतलब वो इतनी लाचार है, अभागी दुखिया स्त्री है, इसके बारे में बोल रहे हैं अपने पति बारे में, इसके अलावा कोई होगा नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वो लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब को पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ों या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले आता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ ही दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजान जानवर चढ़ना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? अब इस पंक्ति में कहा जा रहा है
ये पूरे पैराग्राफ में कि जो सारे साहब हैं, यानी कि निर्मला के भाई, वो किसका कहानी सुना रहे हैं, किसे सुना रहे हैं? उस नौकर का, जो लड़का वो आया था, उसके बारे में बताया गया, वो नेपाली लड़का था। उसका गांव जो है नेपाल और बिहार की सीमा पर था, और उसके पापा जो थे युद्ध में मारे गए थे, और उसकी माँ जो है ना सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, यानी कि वो अपना और उनके जो जानवर थे वो, और उस लड़का यानी बहादुर का। ये कब का बात है? जब वो लड़का यहाँ नहीं आया था। ये कहानी सुनाया जा रहा है अभी उस लड़के के बारे में। अब जो लड़का की जो माँ थी, यानी बहादुर की, बहुत ही गुस्सैल थी, और उसको बहुत मारती थी। किसको मारती थी? बहादुर को। और जो माँ जो चाहती थी कि उसका जो लड़का है घर का काम धाम में उसका हाथ बटाए। ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसका तो पापा मर चुके थे, और माँ अकेले कितना करती, इसलिए वो चाहती थी कि मेरा बेटा भी है, मेरे काम में हाथ बटाए। और वो लड़का जो था वो जंगलों में चला जाता था, और या फिर पहाड़ों पे, और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ रखकर उसके बच्चों को पकड़ता, या फिर फल रोक खाता। उसका यही काम था। किसका? बहादुर का। कभी कभी वो पशु के साथ चराने ले जाता था, कभी कभी अपने जो जानवर को वो चराने के लिए ले जाता था। एक बार जो है वो भैंस को बहुत मारा। अब कौन से भैंस को मारा? जिस उस भैंस को मारा जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए उससे वो चिढ़ता था। कौन चिढ़ता था? किससे चिढ़ता था? बहादुर चिढ़ता था, उस भैंस से चिढ़ता था। अब मार खाकर जो भैंस है भागी भागी आई उसकी माँ के पास। अब माँ जो थी, जो कुछ देर दूर खेत में काम कर रही थी। अब माँ का जो माथा ठनका, मतलब वो सोचने लगी, चिंतित हो गई कि ये बेचारा बेजुबान जानवर है, चरना छोड़कर क्यों मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्यों आएगा मेरे पास। तो आगे है, जरूर उसने उसको काफी मारा है। वो गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की, और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़की का मन माँ से फट गया, और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुसा गया। फिर उसने घी की हाड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। अब जो है उसकी माँ जो थी, बहादुर की माँ, वो एक कल्पना की। क्या की? उनको लगा कि उसको भैंस को ये मारा है, तो इससे वो पहले गुस्से से पगला गई थी। अब कल्पना करके भैंस को जितना सोची कि जितना मारा उससे दुगना मारेंगे, इसलिए उसको एक डंडा उठाई और डंडा से दुगना मारी, और लड़का को वहीं कराहता हुआ यानी दर्द में छोड़कर घर लौट गई। उसकी माँ जो थी उसको मारी पहले, अब वो दर्द से चीख रहा था, तब भी उसको छोड़ के अपने भैंस के साथ घर चली गई। मतलब उसको भैंस से इतना प्यार था जितना उसको अपने बच्चे से भी प्यार नहीं था। अब लड़का का जो मन था, किसका? बहादुर का, वो फट गया। माँ के नाम से उसका मन जो है फट गया, तो रात भर जंगल में ही छिपा रह गया। मतलब वो घर नहीं गया, रात भर जंगल में ही रह गया। अब जब सवेरे हुआ तो वो घर पहुंचा। अब किसी तरह चोरी चुपके गया, और घी की हांडी में से हाथ डालकर 2 रुपए निकाले जो उसकी माँ रखी हुई थी, निकाला, और घर छोड़ के अंत में भाग गया। वहां से 6 मील दूरी पर, मतलब कहाँ से? उसके घर से, ना कि उसके जंगल से। जहाँ उस जंगल में रहता उस जंगल से नहीं, बल्कि उसके घर से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, वहां जहाँ से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। अब वो गोरखपुर गोरखपुर जाने के लिए बस वाले में बैठ जाता है। अब आगे है, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। अब ये कौन पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये पूछ रहे हैं जो ये कहानी सुना रहे वो वाचक। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम है दिल बहादुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी।
शायद यही कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर-चाकर को बहुत प्यार और इज़्ज़त से रखा जाता है। जो सब खाते-पहनते हैं, वही नौकर-चाकर खाते-पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया, तो ढंग शऊर सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़-लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाज़ार से कुछ लाने को कहे, तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों को से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल सब उड़ा दिया। अब आगे है, उसमें क्या है ये देखिए। अब उसके जो जो लड़का बोला कि मेरा नाम दिल बहादुर है, तो उसको जो शब्द से सुनने के बाद एक मीठा झंझनाहट महसूस हुआ। किसको? वाचक को, जो ये कहानी सुना रहे हैं उनको। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे ठीक से तो याद नहीं है, मैंने उसको क्या-क्या हिदायतें दी थी, पर शायद मैं उसे यही है दिया होगा, वो सोच रहे होंगे कि शरारतें छोड़ दो, ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना और इस घर के नौकर-चाकर को बहुत प्यार और इज़्ज़त से रखा जाता है। जो सब खाते-पहनते हैं, वही नौकर-चाकर को भी खाने-पहनने को मिलता है। अगर वो यहाँ रह जाता है, तो वो ढंग स्वर्ग से रहता है। मतलब यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे रह जाता है, तो उसको सबसे बोलने का तमीज़ आ जाएगा और तरीका कैसे रहना जाता है, वो सब सीख जाएगा। अब घर के लड़कों को हाँ, और ये भी बोले कि घर के जैसे लड़के लोग पढ़ते हैं, उस तरह वो भी पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी जो है सुधर जाएगी। अब उसी टाइम में, उसी समय में जो निर्मला है, उनकी पत्नी, वाचा की पत्नी, वो भी कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डालती है। बोलती है कि मोहल्ले के जो है, उसके मोहल्ले में बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं। मतलब निम्न कोटि के लोग। और क्या कर रहे हैं, वो किसी के यहाँ जाने के लिए मना कर रही है। बहादुर को कि किसी के यहाँ जाना नहीं है तुमको और ना ही किसी को काम करना। अगर कोई बोलता है कि बाज़ार से कुछ ले आओ, तो बोलता है तो बोली कि तुम ये बोलना कि अभी आता हूँ, अब आकर वहाँ से अंदर आ जाना, घर में आ जाना। और फिर आगे बोलती है कि सभी लोग के साथ घर में सम्मान और तमीज़ से बोलना और बहुत सी बातें बताई। अंत में निर्मला ने उससे बहुत ही उदार उदारतापूर्वक से उसका जो नाम का जो था, मतलब नाम में जो था दिल बहादुर जुड़ा हुआ था पहले, उसमें से दिल सबको उड़ा दी, मतलब हटा दी। अब उसका नाम सिर्फ बहादुर रहता है। परंतु बहादुर बहुत ही हँसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसे कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे-सवेरे ही मोहल्ले के छोटे-छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हँसते या तरह-तरह के प्रश्न करते। "ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है?" ऐसी ही बातें उसे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छिड़खानियाँ करते थे। वो जितना उत्तर देता, उससे अधिक हँसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फ़िक्र रहती। अब जो है, जो बहादुर जो है बहुत ही हँसमुख था और मेहनती निकला और इसकी वज़ह से उसकी वज़ह से, बहादुर की वज़ह से, जैसे कि हम लोग घर में लाते हैं ना, कैसे कि पहले कोई चीज़ ऐसा पाल लेते हैं, जैसे कुछ यहाँ बताया जा रहा है कि तोता मैना पाल लिया, कुत्ता का पिल्ला पाल लिए, तो कैसे उसका अपन वातावरण छाया रहता है घर में। उसी तरह उसके आने के बाद वहाँ पे वातावरण जैसे छाया हुआ था। अब जो सुबह-सुबह जो मोहल्ले के छोटे-छोटे लड़के होते हैं, वो घर के अ अंदर आकर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर हँसते या फिर तरह-तरह के उससे प्रश्न करते। किससे? बहादुर से। पूछते हैं, "तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो?" लड़का लोग छोटा-छोटा बच्चा आता है, वो बहादुर से पूछता है कि तुम छिपकली को क्या कहते हो? और क्या तुमने शेर देखा है? और इसी तरह का बहुत सारी बातें उससे पूछते हैं और बोलते हैं कि तुम पहाड़ी गाना सुनाओ। और घर के लोग भी जो है, इसी तरह के उससे छिड़खानियाँ करते रहते हैं। अब वो जितना उत्तर देता, मतलब कौन उत्तर देता? बहादुर। उससे कहीं ज़्यादा वो हँसता और सारे लोगों की उसकी नाश्ता की बड़ी फ़िक्र रहती। किसको? घर वालों की। जितने लोग घर में होते हैं, सारे लोग को बहादुर के नाश्ते की बहुत ही फ़िक्र रहती थी।
निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज़ तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। अब निर्मला है कि कौन है निर्मला? ये वाचक की पत्नी है। वो आंगन में खड़ा होकर पड़ोसियों को सुनाती है, हुए कहती है कि बहादुर तुम जाके नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हो? मैं दूसरे औरतों की तरह नहीं हूँ कि जो नौकर-चाकर को तलती भूनती है मतलब परेशान करती है, वो मैं उस तरह का नहीं करती हूँ। मैं नौकर-चाकर को जो है अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। ये किसको बता रही होती है? ये पड़ोसियों में चिल्ला-चिल्ला कर बता रही होती है। और उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है। ये कौन कह दिया है? वाचक अपनी पत्नी को कह दिया है। वही बता रही है कि उन्होंने साफ-साफ मुझे कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए। मतलब उसपे 100-150 रुपया महीना में काहे नहीं खर्च हो जाए, पर उसको तकलीफ ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। ये बोल रही है कि उसके पति ने उसको बोला, यानी वाचक ने ऐसा कहा है उससे। और एक जो नेकर कमीज़ है मतलब एक जो कपड़ा है कमीज़ नेकर वो उसको उसी दिन जिस दिन आया था उसको उसी दिन मिल गया। और अरबी कपड़े जो है ऐसा बोल रही है कि बन रहा है उसके लिए। धीरे-धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुल्लई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे वृक्ष बंदर की जात, कहीं गिर न गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता और रसोई बनवाने की भी जिद करता। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वह कुछ दवा लेने ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाइयाँ का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। अब है आगे बढ़ते हैं। जो धीरे-धीरे जो है वो लड़का सारे घर का काम कर लेता, यानी कौन? बहादुर। अब सवेरे उठता सबसे पहले, नीम के पेड़ पे चढ़ जाता, वहाँ पे दातुन तोड़ के लाता और हाँ, और बिना हाथ के सहारे से वो तने पे दौड़ता हुआ चढ़ जाता था और कुछ ही मिनट में वो पेड़ की सबसे ऊँची डाली पे पुलई जो है आपने देखा होगा मतलब सबसे ऊँची डाली पे चढ़ जाता था। अब जो निर्मला जो है, वो छाती पीट कर कहती थी, क्या कहती थी कि ऋक्ष बंदर मतलब बंदर की जात जो बंदर की तरह होते हैं, कहीं गिर जाए गया तो बहुत ही बुरा होगा। और फिर वो अब आगे है कि वो घर की सफाई भी करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता भी था, चाय भी बनाता था और लोगों को पिलाता भी था। दोपहर में कपड़े धोने लगा और बर्तन भी साफ करने लगा। वो जो है लड़का बहादुर, वो बोला कि हम घर ये रसोई का भी काम करेंगे। उसका भी वो जिद करने लगा। तो पर निर्मला है वो खुद ही सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फ़िक्र रहती थी। अब जो है निर्मला जो है उसको निर्मला निर्मला जो है उसकी फ़िक्र रहती थी किसको? बहादुर को निर्मला की बहुत फ़िक्र रहती थी। और उस दिन जो है किसकी तबीयत ठीक नहीं थी? निर्मला की। इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। तो बहादुर जो है उसको बोलता कि काम करते तो बोलता था कि माता जी मेहनत नहीं करो और तकलीफ बढ़ जाएगी। या फिर कोई भी काम करता होता तो समय होने से पर हाथ धोकर भाग दौड़ता हुआ कमरे में जाता और उसको दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। मतलब कोई भी काम करता रहता था तो देखता था कि मतलब दवाई चाहिए माता जी को तो वो हाथ धोकर सीधा भालू था उसके कमरे में जाता और दवाई उसको दे देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वो एक बार मेरी ओर देखकर
सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता, गया बहुत ही मजेदार बात कर दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। अब जो है, यहाँ पे आगे की कहानी में कहा जा रहा है, शाम में जो दफ्तर से आते थे, कौन आता था शाम में दफ्तर से? वाचक, जो ये कहानी सुना रहा है। वो बोले कि मैं जब शाम में दफ्तर से आता था, तो घर के जो जितने भी सदस्य लोग थे, सभी लोग थे, जो उसके पास आकर अपने दिन भर के अनुभव साझा करते थे कि क्या-क्या हुआ आज दिन भर, वो सब बात अपने पापा से कहते। उनका जो बेटा-बेटी हो वो पापा से कहेगा, उनकी जो पत्नी हो वो अपनी पत्नी से कहते थे। ये सब बात उनके साथ अनुभव अपना दिन भर का उनके साथ साझा करते थे। ठीक? बाद में वो भी आता। कौन आता? बहादुर। और वो भी मेरी ओर जो आता और मेरी ओर सबसे पहले देखता, फिर सिर झुकाता और धीरे-धीरे फिर मुस्कुराने लगता। और फिर वो दिन भर की कोई हल्की सी घटना, मामूली सी घटना का रिपोर्ट दे देता था। किसको? वाचक को। वो कहता था, बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। मतलब उसकी जो बेटी है, उसकी एक सहेली आती है, ये बताया। फिर बोला कि बाबूजी भैया सिनेमा गया था, मतलब उसका बेटा आज सिनेमा गया था, ये बताया। फिर वो हंसने लगता है ये सब बोलकर। और गोया का मतलब होता है मानो की। गोया का मतलब होता है मानो की। तो बोल रहा है कि मानो कि वो बहुत ही मजेदार बात करती हो, इस तरह वो हंसने लगता था। मैं भी उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन मैं इस ऐसी इच्छा होते हुए भी उससे जानबूझ के बात नहीं करता था और गंभीर हो जाता था और दूसरी तरफ देखने लगता था। निर्मला कभी-कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? अब जो निर्मला है, वाचा की पत्नी, वो पूछती थी बहादुर से, क्या तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। ये बोला, बहादुर ने बोला कि नहीं, याद नहीं आती है। क्यों? निर्मला पूछती, क्यों नहीं आती है भाई? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था और सॉरी, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। बोल बहादुर बोलता है, वो मारती क्यों थी? वो तो पहाड़ी लड़का, इसलिए वो क्यों था ऐसा, मतलब बोलता है जहाँ पे उसको पहाड़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि माफ करना, मतलब पहाड़ी लोग कोई अपनी भाषा में वो मेल और फीमेल में वो लोग अंतर नहीं करते, इसलिए वो ऐसा बोल, लड़का वो बोला मारता क्यों था। उसकी माँ तो यहाँ पे बोला जाए उसको कि मारते क्यों थे, लेकिन वो मारता क्यों था इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग डिफरेंस नहीं करते हैं। वहाँ पे इसलिए बोला कि मारता क्यों था, बोल रहा है मारता क्यों था। और इतना करने के बाद वो हंसने लगता था, जैसे कि मार खाना बहुत ही खुशी की बात हो। वो कौन सोचे ऐसा? निर्मला सोचती है कि ऐसा बोलकर वो हंसता था, जैसे कि बहुत ही खुशी की बात हो। फिर आगे है, तुम सॉरी, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेज वो करते हो? अब रीना पूछती, तब तुम अपना पैसा क्यों माँ के पास भेजना चाहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर का भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। वो बोलता है कि माँ बाप को जो कर्ज है वो तो जीवन भर भरा जाता है। और उसके बाद वो और हंसने लगता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दड़ी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब में से कपड़ी की एक गोल सी निपाई टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था और बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता से अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अब इसका मतलब समझते हैं। अब जो निर्मला है,
उसको एक फटी पुरानी दरी दे देती है। किसको? बहादुर को। और जो बहादुर अपने घर से एक चादर लेके आया था। अब रात को सारा काम वाम करने के बाद वो बहादुर जो है भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट यानी कि खाट पे अपना बिस्तर बिछाता था और उस बिस्तर पे बैठ जाता और जेब में से कपड़े की गोल से टोपी निकालता, जो नेपाली टोपी होती है, निकाल के वो पहन लेता पहले। फिर जो टोपी थी वो बाईं ओर से काफी झुकी थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह दिखता था। बहादुर वो दिखता था, बहादुर ऐसा करता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। ऐसे करने पर उसको खुशी मिलती थी, इसलिए वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसको बिस्तर पर सजाती थी। जैसे कि कुछ गोलियां था उसमें से, कुछ पुराने टास्क की एक गड्डी थी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े थे, ब्लेड था, कागज की नावें थी, ये सब था। उसके बाद वो उससे कुछ देर वो खेलता था और फिर हल्के हल्के स्वर में गुनगुनाता था, जो पहाड़ी गाना होता है। तो पहाड़ी गाना जो था वो बोल रहा है कि हमें समझ नहीं आता था, मतलब जो उसको चोरी छुपके पूरे घर वाले उसको देखते हैं कि वो क्या करता था, इसलिए वो बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता था कि क्या वो पहाड़ी गाना गा रहा है। ठीक। अब पर जो उसका जो आवाज जो था इतना अच्छा था, इतना मीठा था कि पूरे घर में उसका आवाज का उदासी फैल जाता था, जैसे कि कोई पहाड़ से ही पहाड़ के अनजान जगहों में अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और समुद्र के बड़प्पन तथा सम्मान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्लों के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करता, किसी की ओर ठीक से दिखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसी को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पे ही खर्च हो रही है, पर रुपए पैसा कमाया किसे जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे तुम्हारे ये दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। अब आगे समझते हैं। अब जो है ये वाचक बता रहे हैं कि जो हमारा जो दिन था वो बहुत ही आरामदायक तरीके से बीतने लगा था। और उसके बाद बरसात भी आ गया था। पानी कभी रुकता था और कभी बरसता था। और मैं अपने आप को बहुत ही ऊंचा महसूस करने लगा था। कौन ऊंचा महसूस करने लगा था? वाचक जो ये कहानी सुना रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा यानी बहुत ही बड़ा आदमी महसूस करने लगे थे। अपने परिवार और समुद्र को जो बड़प्पन और तथा आसान पर मुझे सदा गर्व रहा। वो बोल रहे कि मेरे अपने परिवार और समुद्र के बड़प्पन पर तो मुझे सदा ही गर्व रहा ही उनके सम्मान पे। अब मैं मोहल्ले के लोगों से पहले की तरह तुच्छ में लगा। और जो बोल रहे हैं कि मोहल्ले के लोगों को मैं पहले से तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और न किसी की ओर ठीक से दिखता भी था। दूसरे के बच्चे को मामूली से शरारतों पर भी डांट देता था मैं। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वह आजकल नौकर रखता है। कौन सुना चुके थे? ये वाचक। और बोल रहे हैं कि घर के स्वांग की तरह रहता है। और ये भी बता दिए कि जिसको नौकर है वो घर में एक सगे संबंधियों की तरह रहता है। निर्मला भी जो सारे मोहल्लों में एक अच्छी सी सूचना देख के आ गई थी कि आधी तनख्वाह तो हम लोग नौकर पे ही खर्च कर देते हैं। अब रुपये पैसा किससे कमाया जाता है? यही कि नौकर पे नहीं, मतलब अपने आप की सुख सुविधा देने के लिए। ये बताइए, मतलब उसको बोलने का मतलब ये हुआ कि रुपये पैसा किससे कमाया जाता है? अपने आप को सुख सुविधा देने के लिए। और ये केवल कह चुकी थी, सॉरी, ये केवल कह चुके थे। कौन कह चुके थे? वाचक। किससे कह चुके थे? अपनी पत्नी निर्मला से। तुम्हारे लिए दुनिया से किसी भी कोने से नौकर को लेके आऊंगा। और वही हुआ। मतलब वो नौकर लेके आ गए। नौकर आया तभी ना बहादुर है। निस्संदेह बहादुर की
वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक घर भी न टसकाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर का आवाज देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर प्रेस नीचे गिर गई है उठाना। इस तरह की फरमाइश से बहादुर घर में खिड़की की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। अब आगे बात कह रहा है कि बिना शक के कह सकते हैं कि जो बहादुर की वजह से सबको बहुत ही आराम मिल रहा था। घर खूब साफ रहने लगा और चिकना रहता। कपड़े भी चमाचम सफेद होने लगे। अब जो निर्मला थी उसका भी तबीयत अब ठीक होने लगा। अब कोई भी एक काम तक नहीं करता था, मतलब एक छोटा सा मामूली काम भी कोई नहीं करना चाहता था। किसी भी छोटे मोटे काम के लिए बहादुर को आवाज दिया जाता। बहादुर एक गिलास पानी लेके आना, बहादुर पेंसिल नीचे गिर के उठाना। फिर इसी तरह का बहुत सारी फरमाइशें सब लोग करते रहते और बहादुर घर में इधर उधर काम के लिए दौड़ते रहता था। और सभी लोग पहले रात में सो जाते हैं और सुबह में 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शांत, शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी-कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी-बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। अब जो है ये बता रहे हैं वाचक कि मेरा जो बड़ा बेटा है जिसका नाम किशोर है उसको बहुत ही शान-शौकत में रहने की आदत थी। रौब-दाब तरीके से रहता, ऐसे दिखाता कि हम बहुत ही अमीर आदमी हैं। ये ऐसा दिखाता था वो उसका बड़ा बेटा। इसका नाम किशोर है। इसका बड़ा बेटा वाचक का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी निर्मला का बेटा। बहादुर जो था वो सोचा ना कि अब बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की जरूरत हो चुकी है। इसलिए उसने अब बहादुर को अपना सभी काम सौंप दिया। सबसे पहले सुबह में जूता में पॉलिश होना चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले उसको साइकिल की सफाई भी कर देना। मतलब वो कहता है कि मैं साइकिल की सफाई भी कर देना सुबह-सुबह और उसके कपड़े हर दिन साफ होना चाहिए और उसपे इस्त्री भी होना चाहिए। इस्त्री मतलब आयरन होना चाहिए। रात को सोते समय वह हर दिन बहादुर से अपने शरीर पे मालिश करवाता और मुक्की भी लगवाता था। कौन लगवाता था? किशोर। वो सारी फरमाइशों को अगर पूरी करने में कोई गड़बड़ी हो जाता, इससे गड़बड़ हो जाता था बहादुर से। मान लो कभी इतना काम रहता तो कभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा। अगर हो जाता तो क्या होता था? जो किशोर था गर्जन-तर्जन मतलब बहुत चिल्लाता और उसको गंदा-गंदा गाली देता था और कभी-कभी उसको मार भी देता था। अब बहादुर जो है मार खाने के बाद एक कोना में खड़ा हो जाता चुपचाप। अब आगे बढ़ते हैं। देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते-मारते हुलिया टाइट कर दूँगा। साला कामचोर करता क्या है तू? बैठा-बैठा खाता है? अभी कौन बोलता है? किशोर बोलता है चेतावनी देते हुए, देख बे! इस तरीके से वो शब्द का इस्तेमाल करता है। किसके लिए? बहादुर के लिए। बोलता है कि सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। कोई भी काम छूटना चाहिए। अगर छूटा तो मारते-मारते मैं तुम्हारा हुलिया टाइट कर दूँगा। मतलब तुम्हारा शरीर का नक्शा खराब कर दूँगा, चेहरा बिगाड़ दूँगा, बहुत ज़्यादा पीटूँगा। बुरी तरह के तरीके से पीटूँगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ। फिर बोलता है गाली देते हुए बोलता है कि तुम कामचोर हो, करता क्या है? बैठा-बैठा सब खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बातें होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, वह नहीं माना। मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला
कुछ दूरी पर खड़ी हा हा करती हुई मना कर रही थी। अब जो है इस तरह का रोज न रोज मतलब बहादुर को रोज न रोज किसी तरीके से किशोर मारता ही मारता था, जिसकी रिपोर्ट उसकी पत्नी उसको देती थी। किसको? वाचक को। निर्मला देती थी कि ये दिन भर में क्या हुआ। तो किशोर को समझाया भी था कि उसको नहीं मारो, पर वो माना नहीं। और वो फिर वाचक छोड़ देता है ये सोचकर थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि एक हाथ ताली थोड़ी ना बजती होगी, जरूर बहादुर कुछ बदमाशी करता होगा। फिर जब मैं एक दिन दफ्तर से लौट आया, कौन आया? वाचक। तो देखा कि किशोर जो है वो बहादुर की पिटाई कर रहा है। किससे? डंडे से। अब निर्मला जो है कुछ ही दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करके मतलब उसको मना कर रही है। किसको? अपने बेटे को, किशोर को। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। अब है क्या काम था, ये अब आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले तो मैंने डांट कर अलग किया किशोर को, उसको हटाया, बहादुर को मारने से बचाया पहले। अब वो कारण क्या था कि शाम को साइकिल साफ करना था। किसको? बहादुर को, जो भूल गया था। इसकी वजह से वो किशोर जो था बहादुर को बहुत गंदी गंदी गालियां भी दिया और मारा भी। तो बहादुर जो है काम करने से इनकार कर देता, मना कर देता है। फिर आगे, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया, वो रोते हुए बोला। अब कौन पूछता है कि तुम साइकिल क्यों नहीं साफ करते हो? ये पूछा वाचक। वो भी बड़ी कड़ाई से पूछता है। तो बोला बहादुर कि मेरे मरे हुए पापा को क्यों ले आया। मतलब गाली में बोल दिया होगा, उसके पापा का नाम देकर गाली दिया, उसी वक्त मेरे पापा को किस लाके यहाँ पर खड़ा कर देता है। और रोते हुए बोला। कौन रोते हुए बोला? बहादुर। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गाया जाता था, लेकिन आज उसने शोर का बच्चा कहा था, उसे बर्दाश्त ना हुआ। निसंदेह वो गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी है। अब क्या कहते हैं, गाली दिया और इसी वजह से वो उदास हो गया था। देखिए अब क्या चीज है। वो बोल रहा है वाचक कि मैं जानता था कि जो किशोर है उसका बेटा, वो और भी गंदी गंदी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। किसको सुअर का बच्चा कहा था? बहादुर को। जो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, किशोर को, सॉरी, बहादुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जो है बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि वो गाली सीधे उसके पापा को ही पड़ती थी। तो ये सुनकर मुझे कुछ हंसी आई। किसको हंसी आ गई? वाचक को, जो ये कहानी सुना रहा है उसको। अब किशोर का व्यवहार तो अच्छा नहीं था, हम जानते ही हैं। ये बोल रहा है कौन? वाचक। पर गृह स्वामी होने के कारण मतलब घर का मालिक होने के कारण मुझ पर और भी कुछ गंभीर दायित्व है। ये बोल रहा है वाचक। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रोटना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़की की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? चाहे दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। अब जो है उस जो वाचक है उसको अपने बेटा को समझाने के बजाय वो नौकर को ही समझाता है और बोलता है बहादुर को कि जो आदतें हैं ना ये सब, ये अच्छी नहीं है तुम्हारी। ठीक से काम करोगे तुमको कोई कोई क्यों मारेगा, कोई क्यों कुछ कहेगा। मेहनत करो, ये बहुत अच्छी बात होती है और इससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और रुठना फुलना मुझे सख्त नापसंद है। मतलब गुस्से होना और गुस्से में बात नहीं करना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कौन बोल रहा है? वाचक। तुम तो घर की लड़की हो, तो घर की लड़की जो है मार नहीं खाते हैं। हम तुमको जिस तरह सुख आराम देते हैं क्या कोई और रखेगा? ये बोल रहा है वाचक। या तो दूसरे घर में देख लो, तो तुमको पता चलेगा कि नौकर चाकर को भरपेट अच्छे से खाना
भी नहीं मिलता, वो लोग तरसते हैं खाना खाने के लिए। चलो सब बात खत्म करो और काम धाम पर लग जाओ। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। अब वो इससे पहले सुनता रहा बहादुर, फिर हाथ मुंह धो लिया और फिर काम पे लग गया और फिर बहुत जल्दी वो लड़का खुश भी हो गया बहादुर। अब फिर सोने समय वो अपनी टोपी को पहन लिया और देर रात तक गाते रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटी बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटियां खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है, महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। अब कुछ दिन बाद एक और गड़बड़ी होती है। अब निर्मला जो है बहुत ही पतली पतली रोटियां बनाती थी। अब इसलिए वो रोटी बनाने का काम बहादुर को नहीं देते थे। लेकिन जो मोहल्ले कुछ जो औरतें होती हैं, वो बताती है निर्मला को कि परिवार की रोटियां बनाती ठीक है, लेकिन जो बहादुर है कहो कि खुद से अपना रोटी बना ले, नहीं तो जो नौकर चाकर की आदतें जो है इस वजह से खराब होती है, वही खाना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया और अपनी रोटियां बनाकर चौक में से उठ गई। बहादुर का मुंह पर किया, वो चूल्हे के पास सिर झुककर चुपचाप खड़ा रहा। अब वह बात जो है निर्मला को अच्छी लग गई। कौन सी बात कि ये नौकर खुद से अपना खाना बनाएगा। जो उसकी पड़ोसी बोली थी ना कि नौकर को अपने खुद से खाना बनाना चाहिए, वही बात उसको अच्छा लग गया। वो ऐसा ही प्रयोग आज रात में कर दी और वो अपना रोटी बनाई, अपना अपना और अपने परिवार का पूरा, और किचन से निकल गई, यानी चौक से उठ गई, जहाँ से खाना बनाया था वहां से हट गई। और इसकी वजह से बहादुर का जो है बेचारा का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। कौन खड़ा था? बहादुर। क्या हो गया रे? निर्मला पूछती क्या हो गया तुमको? तो कुछ नहीं बोला। कौन नहीं कुछ बोला? बहादुर। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तो कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटी नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। अब जो निर्मला बोलती है कि अपनी रोटी तुम खुद बनाओ, तो सोचता है कि मैं तुमको पतली पतली रोटी या नरम रोटी बनाकर खिलाऊंगी। तो कोई घर का लड़का थोड़ी ना है, तो नौकर है। और नौकर चाकर खुद रोटी अपना बनाते हैं, कर खाते हैं। और बोल रहे कड़वा तुमको इसलिए लग रहा है, तीता मतलब होता है कड़वा बूढ़ा, इसलिए तुमको लग रहा है कि मैंने रोटी तुम्हारे लिए नहीं बनाई और तुमको अलग से रोटियां बनाना पड़ेगा। अब ऐसा भेद क्यों किया गया है मेरे साथ? मतलब ये कह रही तुमको ऐसा लग रहा होगा बहादुर को। अब तो बोल रही है वाह तुम्हारे पेट में तो लंबी दाढ़ी है। और बोल रही है कि अगर रोटी तुम खुद से नहीं बनाओगे तो भूखा रहेगा, समझ लो भाई। और बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। शोर कहीं के, इसलिए शोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। अब जो है बहादुर जो है उसी तरह वहां पर खड़ा रहा। तो निर्मला को गुस्सा आ गया और जाकर उसके सर पे दो तीन थप्पड़ मार दिए। अब उसको कहती है सुअर। और फिर कहती है इसलिए तू, किशोर तुझे मारता है। किशोर कौन? निर्मला और वाचक का बेटा मारता मारता है, और इसी वजह से तेरी माँ भी मारती है, चल खुद से बना अपनी रोटी। ये कह दी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटी बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वो रोने लगा था। वो बोलने लगा, बेचारा बहादुर बोलता है कि मैं नहीं बनाऊंगा अपनी रोटी, मेरे भी माँ मेरे घर के सारे काम करवाती थी मुझसे, और मैं रोटी भी मुझसे सेकवाती थी। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुझसे कि तू मुझसे जीत कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। अभी जो बोलती निर्मला बोलती है, क्या मैं तेरी माँ हूँ जो तुम मुझसे जिद कर रहा है इस तरह का? और तू घर के लड़कों की तरह बराबरी मत कर, ये तो मारते मारते मैं तुम्हारा मुंह रंग दूंगी। मतलब मुंह का हुलिया खराब कर दूंगी, चेहरा लाल हो जाएगा मारते मारते तुम्हारा, इतना मारूंगी।
पर उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। अब उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाया और उसको बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? निर्मला को। उसने उसे डांटा भी, समझाया भी, लेकिन बहादुर जो है नहीं माना और रात भर वो भूखा ही रह गया। और सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बाई मोटी और भदी रोटी को देखकर वह उसे खाने लगा। फिर रात को बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। अब सुबह उठता है, पहले की तरह हंसने लगा। फिर अंगीठी में को जलाया वो और फिर रोटी अपना लिए सेक लिया और अपनी बनाई हुई रोटी और रोटी को, जो मोटी थी और भद्दी थी, देखकर वो खिलखिलाने लगा, हंसने लगा। फिर रात के जो बचा हुआ सब्जी था उससे साथ वो खा लिया। लेकिन विमला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चढ़ा देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते हैं। अब बात है आगे क्या है। निर्मला का भी हाथ खुल गया था, मतलब वो भी मारने लगी थी। वो उससे चिढ़ गई थी। किससे चिढ़ गई थी? बहादुर से। अब बहादुर से अगर छोटा सा कोई भी गलती हो रहा था, उससे उस पे जो है निर्मला हाथ चाटती थी। उसको मारने वाले अब घर में दो लोग हो गए थे। कभी कभी तो एक ही गलती पे दोनों लोग मारते थे। मतलब निर्मला भी मारती थी उसी गलती पे और उसका बेटा किशोर भी उसी गलती पे मारता था। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेते जाएगा। अब है बरसात का मौसम जो है खत्म हो चुका है। आकाश जो है आईने की तरह जो है अब साफ दिख रहा है। और जो है वाचक जो है वो एक चिट्ठी लिखते हैं बहादुर की माँ के पास। चिट्ठी में लिखते हैं कि अब जो लड़का मेरे पास है, मुझे भी रहता है और उसकी जो तनख्वाह है मैं आपके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं आया। तो वो बहादुर से पूछता है वाचक, तुम्हारा पैसा कहाँ जमा, यहीं जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेते जाना यहाँ से। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैंने कभी कभी इसको रोकने जाता, फिर यह सोच के चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। अब बहादुर जो है पहले से अधिक गलतियां करने लगा और चीजों को भूलने लगा। और इसका कारण यह होगा, शायद वो मार-पीट की वजह से या फिर गाली-गलौज की वजह से हो सकता है। कभी-कभी तो मैं सबको रोकना भी चाहता था, लेकिन फिर सोच के चुप हो जाता था कि नौकर-चाकर तो मार-पीट खाते ही रहते हैं। ये ऐसा वाचक कह रहे हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल-पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। घर पर इसी समय एक घटना हो गई। अब जो है रविवार का दिन था। एक दिन रविवार एक दिन रविवार को आ, उसकी पत्नी यानी कि वाचा की पत्नी यानी निर्मला की कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। वो अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, जो किसी खास संबंधी के यहाँ आए हुए होते हैं। तो वो भेंट मुलाकात करने के लिए हमारे घर यानी कि वाचा के घर भी आ जाते हैं। घर में बहुत ही चहल पहल मच गया और मैं यानी वाचक बाजार से रोहू मछली लेके आए और देहरादूनी चावल लेके आए। नाश्ते पानी के बाद अब बातों की जलेबी चलने लगी। मतलब बहुत सारी बातें होने लगी, इधर उधर की बातें होने लगी। और इसी समय एक घटना घट गया। क्या घटना घटा आगे देखते हैं। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। अब क्या हुआ, अचानक उसकी जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी, वो नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगती है कुछ। फिर चारपाई के अंदर झांकती है। फिर बाद में वो कमरे में चली गई और फर्श पर पड़े जितने भी कागज थे उसको उठा उठा कर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। ये कौन पूछता है? वाचक।
रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर पे बोली, क्या बताए, 11 रुपए साड़ी खुद से लगाकर यहीं चपाए पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। अब जो रिश्तेदार की पत्नी जो है जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलती है कि सर हिलाते हुए बोलती है कि हम क्या बताएं, मेरे साड़ी खुद में 11 रुपए थे, वो निकाल कर यहीं पे चपाई पे रखी थी, पर वो मिल नहीं रहा है। आपको ठीक याद है ना? अभी कौन पूछता है, आपको ठीक से याद है कि नहीं? वाचक। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खुद में बांध कर रखे थे, किसी वाले को देने के लिए खुद खोला ही था, फिर वे रुपए चपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उस जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अब जो है वो बोलती है रिश्तेदार की पत्नी, हाँ वो अच्छे से याद है कि मैंने 11 रुपये अपने खूट में बांध रखा था साड़ी के, और रिक्शे वाले को दिए, और देने के बाद मैंने के लिए अपने खूट को खोला था। जो कि पैसे जो बचे हुए पैसे थे वो मैंने चपाई पर रख दिया, जिससे 4 रुपए के से मैं मिठाई लाती बच्चों के लिए। अब रास्ते में कोई ढंग का दुकान तो मिला नहीं, इसलिए हम सोचे कि वहीं से जाएंगे और वहीं से ले लेंगे। अब किसी के घर जाना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, ये बोल रही है रिश्तेदार की पत्नी। अब बताइए, मैं तो कहीं की नहीं, मतलब पैसा घूम गया इसलिए बोली, मैं तो कहीं की नहीं रही। फिर वो मेरे पास आती है, यानी वाचक के पास आती है, रिश्तेदार की पत्नी आती है, बोलती धीरे से सब में बोलती है, जरा उससे पूछे ना, किससे पूछने बोल रही है, बहादुर से। वो लड़का इधर आया था, कुछ देर यहाँ पे था, फिर वो बाहर तेजी से चला गया। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने कहा। ये वाचक ने कहा। किसने कहा? वाचक ने। और किसके लिए कहा? बहादुर के। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। यू डू नॉट नो, दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वो सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उससे ने दो चार आने इधर उधर पड़े थे कि तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कह जान सकता है ना, मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। अब जो है रिश्तेदार लोग कहते हैं, आप नहीं जानते हैं इन लोगों को, ये लोग इस तरह के आर्ट में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, मतलब चोरी चमारी करने में वो लोग बहुत ही तेज होते हैं। ये रिश्तेदार कहता है। अब जो है वाचक बहादुर की ओर तिरछी नजर से देखते हैं। वो जो बहादुर जो था वो सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, और उसके चेहरे पे संतुष्टि थी और प्रसन्नता थी। अब ये वाचक सोचते कि वो ऐसा काम तो कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वो घर में दो चार आना जरूर पड़ा बोलता तो सीधे उठा के निर्मला के हाथ में दे देता था। अब वो किसी की दिलवा कैसे जान सकता है? मतलब ये बोल रहे हैं वाचक कि ये किसी की दिलवा मैं कैसे जान सकता हूँ? पर मालूम नहीं, ना मालूम, मतलब वो कह रहे कि न मालूम कैसे अचानक से मुझे क्या हो गया और मैं गुस्सा में आ गया। कौन गुस्सा में आ गया? वाचक। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। अब कौन पूछते हैं बहादुर को बुला के? ये वाचक। जी बाबूजी। ये बोलता है, बहादुर इधर आओ। मैंने उसे बुलाया, वाचक ने उसे बुलाया। वो आके खड़ा हो गया। कौन आके खड़ा हो गया? बहादुर। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? ये वाचक ने पूछा। जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ये बहादुर बोलता है कि मैंने नहीं उठाया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अभी वाचक फिर से पूछते कि तुम अच्छे से बताओ ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तो ये बहादुर फिर से बोलता है, अगर मैं लेता तो मैं बता देता कि मैंने लिया है। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो, वह सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए लगे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिश्ते के भी पैसे नहीं है। अब जो रिश्तेदार की पत्नी बोलती है, तुम यहाँ खड़े नहीं थे और फिर अंदर तेजी से बाहर चले गए थे? देखो भैया, तुम सच सच बता दो, क्योंकि मिठाई खरीदना है और बच्चों को कुछ रुपए भी देने हैं। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई, अब वापस आने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। वो बोल रहा है बहादुर कि मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत
पीटूंगा और पुलिस के सुपर्द कर दूंगा, मैं चिल्ला पड़ा। अब बोल रहे हैं, वाचक सच से बताओ मुझे, और नहीं बताया तो बहुत पीटूंगा भी, ऊपर से पुलिस को भी सौंप कर दूंगा तुझे। और वो चिल्ला के बोलता है, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। बहादुर जो है बोल रहा है कि मैंने नहीं लिया है, उसका मुंह जो है काला पड़ जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसकी आंखें से आंसू गिरने लगे। अब जो है वाचक बोला, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं उठा अचानक से और उठकर उसके गाल पे एक तमाचा मार दिया। और मैं सोच रहा था कि ऐसा करने पे शायद वो सच बता दे, पर वो तमाचा खाते खाते वो गिरते गिरते बचा। इस सच को तमाचा लगा, वो गिरते गिरते बचा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। और फिर वो बहादुर बोलता है, मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। वो दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, देखो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 100 रुपये दे दूंगा। अब जो है रिश्तेदार रिश्तेदार जो रिश्तेदार होते हैं वो अचानक से उठते हैं और एक अजीब हरकत करते हैं और बोलते, छोड़िए, मैं इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। और उसको कहते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको गाय के पास घसीटते हुए लेके जाता है रिश्तेदार। और जाके धीरे से बोलता है, देखो तुम हमको बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, और बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए भी दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को नहीं चाह रहे हुए हैं। लेकिन आगे बढ़कर रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अब बहादुर साहब बोलता है कि मैंने नहीं लिया है। वो कई बार इनकार भी कर चुका पहले भी, और फिर बोल रहा है कि मैंने नहीं लिया है। इसके बाद भी रिश्तेदार साहब जो है 3 बार उसको दरवाजे की तरफ ले जाते हैं खींच खींच कर, और ऐसे कि लग रहा है ऐसे कि वह पुलिस को देकर यहाँ आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते ही रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में उससे पूछताछ करने लगते थे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चौराहे पे बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। और अंत में जो है रिश्तेदार जो है थक कर हार कर कुछ छोड़कर वापस आके बैठ जाता है चारपाई पे और बोलता है, हंसते हुए बोलता है, छोड़िए, जाने दीजिए, ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वो किसी झाड़ी उड़ी में छुपा के चला आया होगा पैसा को, या फिर जमीन में गाड़ आया होगा। इन सबको मैं खूब जानता हूँ। कौन बोल रहा है? रिश्तेदार बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? बहादुर जैसे लड़के के बारे में, मतलब जो भी नौकर होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। भालू बंदर की तरह से कम थोड़ी ना होते लोग। और चलिए, इतना नुकसान लिखा था, कोई बात नहीं। इसके बाद विमला ने भी उसको डराया, धमकाया और 2-4 तमचे जड़ दिए, सॉरी तमाचे जड़ दिए। वह नहीं नहीं करता रहा। अब इसके बाद विमला भी आई, उसको डराई धमकाई और ऊपर से 2-4 चांटे भी मार दिए। वह लड़का नहीं नहीं करता रहा। कौन नहीं नहीं करता रहा? बहादुर। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वो उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। इस घटना के बाद जो है बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह डांटते फटकारते। और किशोर जो है उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वो बहुत ही उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। कौन उदास रहने लगा? बहादुर। चलिए, कहानी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सीट पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था कि वह लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे कट काट रहा था। अब एक दिन मैं दफ्तर से थोड़ा लेट से आया। जो निर्मला जी थी जो थी यानी वाचक की पत्नी, वो चुपचाप सीट पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। और बाकी लड़कों को पता नहीं था, लेकिन उसके साथ उसकी बेटी थी जो अपनी माँ के पास थी। अंगीठी जो थी अभी भी जली नहीं थी और आंगन गंदा पड़ा था। और बर्तन भी जो था बिना साफ किए हुए रखे हुए थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। वाचक ने पूछा कि क्या बात है? बहादुर भाग गया। ये बोलती है निर्मला कि बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? अब ये वाचक पूछते, भागा क्यों भागा? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बार बार माता जी
किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे। फिर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ करती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। अब पता नहीं कि आज तो कुछ हुआ भी नहीं, ये बोलती है निर्मला। सवेरे से बहुत ही खुश था। बाबा माता जी कहा जा रहा था। दोपहर में खाना भी खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर आया और बरामदे में रख दिया। अब जो सॉरी सॉरी बरामदे से सिलबट्टा लाने जा रहा था तो उसके हाथ से गिर के जो है दो टुकड़ा हो गया। अब शायद इसी डर से वो भाग गया होगा, ये बोल रही निर्मला। अब मैं इसके लिए थोड़ी उसको कुछ कहती, ये बोली कि मैं इसके लिए थोड़ी उसको कुछ कहती। क्या बताओ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। अभी निर्मला बोलती कि मेरी किस्मत में कुछ आराम ही नहीं, मैं क्या बताऊं। कुछ ले गया। तो ये कौन पूछते हैं? वाचक अपनी पत्नी से कुछ वो लेके गया क्या? यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। अब वो बोल पहले पूछे बाद में कुछ लेके गया तो वो निर्मला जो है उसकी पत्नी बोलती है, यही तो अफसोस है कि वो कोई सामान लेके नहीं गया। उसके कपड़े यही छोड़ दिए, अपना बिस्तरा भी छोड़ दिया, उसके जूते भी छोड़ दिए। और उसने क्या हमें समझा हमको पता नहीं। लेकिन अगर वो हमसे कहता तो हम रोकते उसको थोड़ी ना। अगर उसको अच्छे से पहना ओढ़ा कर भेजते और उसकी तनख्वाह भी उसके हाथ में देते और 2-4 रुपए जो है अधिक देते। पर कुछ पर वो तो कुछ लेके गया ही नहीं। और वो 11 रुपए, ये मैंने पूछा। कौन पूछा? वाचक ने से पूछा। तो 11 रुपए के बारे में जो रिश्तेदार का बात था। अरे वो सब झूठ है। मैं तो पहले जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देने नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वो गलती से घड़ी पर छुड़ा आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। चोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। चोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया होगा। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अब जो 11 रुपए के बारे में बात किया गया तो बोल रहे है निर्मला, सब झूठ बात है। मैं नहीं जानती वो लोग कैसे हैं। बच्चों को कुछ देना नहीं होता इसलिए वो ऐसे अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी लाज छुपाने के लिए ऐसा प्रपंच रच दिए। और कभी बोलते हैं कि रास्ते में पैसा गुम हो गया, तो कभी वो कुछ कुछ का बहाना लगाते रहते हैं। वो अपनी गलती को हाँ, और ये भी है कि कभी गलती से वो पैसा को घर पे ही छुड़ा देते हैं। अब है आगे क्या है। मैं कह तो कुछ हट रहा है। मतलब ये बोल रही निर्मला कि मेरे कलेजे में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज खो दी हो। अब जो किशोर है, इन लोगों का बेटा, निर्मला और वाचक का, वो भी पूरे शहर में छान मारा, ढूंढा नहीं मिला। और बहादुर कहीं नहीं मिला। अब किशोर आकर कहता है, अम्मा अगर बहादुर को मिल जाता तो उसे पकड़ लेता और कभी जाने भी नहीं देता और उससे माफी मांग लेता और कभी मारता भी नहीं। अब वो कहता है कि ऐसा नौकर सच में अब नहीं मिलेगा। इतना आराम देके हम लोग को अगर कुछ चुराता भी तो संतोष हो जाता। ये कौन बोला था और किससे बोला था? ये किशोर बोला और अपनी माँ निर्मला से बोला। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता। अब निर्मला की आंखों पे आंचल रखकर रोने लगी और मुझे खुद पे क्रोध आया। वाचक बोल रहा है कि मुझे खुद पे क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता पर मैं चिल्ला नहीं पाया और भीतर भीतर मेरे कलेजा जैसे बैठ रहा हो ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं वहीं पे चारपाई पे सिर झुकाकर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? वाचक। और उसको अपने अंदर एक बहुत ही छोटापन महसूस होने लगता है। और वो बोलता है कि अगर मैं नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता। कौन बोल रहा? वाचक। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। उसी के नीचे वो पूरा जूता था जो मेरे साया साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अलगनी के पास गया
और उसके निकल के जेब में हाथ डालकर उसका नाम सामान निकालने लगा। वहीं गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। अब जो है ये वाचक जो है आंगन में अपनी नजर आते हैं। उस रूप में उसको देखते हैं, उसका बिस्तर रखा हुआ है और अलगनी पर उसका कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और उस स्टूल के नीचे एक भूरा जूता है जो उसके साया साहब का लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया, मतलब ये वाचक जो है बोल रहे हैं कि मैं गया उठकर अलगनी के पास और उसके नेकर की जेब में से हाथ डाला तो देखा कि वही सामान जो निकल रहे हैं, वही गोलियां, वही पुरानी ताश के पत्ते और खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। और इस तरह से कहानी समाप्त होती है। इनके लेखक है अमरकांत। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पाठांत प्रश्न बनाने का प्रयास करें। अगर कोई कठिन शब्द समझ नहीं आ रहा हो वो हमसे साझा करें। और यहाँ पर सारे प्रश्नों को देखें। ये रहा बोध प्रश्न। पहले तो हम समझा दिए हैं। अब आप खुद से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सब बताया गया कि पाठ में क्या क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आराम से आप भी पढ़ सकते हैं, अपने भाषा में भी खुद से समझ सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पाठ और चरित्र चित्रण के बारे में यहाँ पे भी बात किया गया है। यहाँ पे पाठगत प्रश्न है 1.1। ये पाठगत प्रश्न 1.2। यहाँ से पाठगत प्रश्न है। और ये रहा उत्तरमाला। पहले खुद से प्रयास करें अपने सारे प्रश्नों को हल करने का। अगर समझ में नहीं आता तो ये उत्तरमाला यहाँ पे दिया हुआ है, या इससे आप मदद ले सकते हैं। और कुछ व्याकरण अनुभाग भी है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।